तो हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 2025 का जो बुकलेट था हिंदी का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है सारा का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बना रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 से 4 जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो गद्यांश से दिया रहेगा। इसको पढ़ कर यहाँ आंसर देना है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। तो जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य है। ये जितना भी क्वेश्चन का आंसर है सारा यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। इसको पढ़ लीजिएगा। अगर पढ़ लेते हैं इसको तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साहित्य में हमें किन भावों को प्रतिबिंबित देख सकते हैं। तो साहित्य में हम लोग जो जातीय है उसको प्रतिबिंब देख सकते हैं, जात का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साहित्य है वो वीर गाथा काल, भक्ति काल और आधुनिक काल तीनों में क्या किया जा सकता है, अंतर देखा जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक यहाँ पर काव्यांश दिया रहेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को पढ़कर आंसर देना है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसके आने पर भयभीत न होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि विघ्नों का दल चढ़ आने पर भयभीत नहीं होना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतवासी किसकी खातिर गहित कर्म नहीं करेंगे। तो शुद्ध स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कवि का क्या आशा करते हैं। तो कवि कहते हैं भारतीय किसी से पद दलित और हीन न होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत माता हमें क्या देती है। तो भारत माता हमें खाने की विभिन्न वस्तुएं देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माँ भोजन बना रही है, निम्न में से कौन सा क्रिया हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो व्याकरण से रहेगा। तो व्याकरण का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि माँ भोजन बना रही है, कौन सा एक क्रिया है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ पर कर्ता हो और क्रिया दोनों उपस्थित हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जो माँ है वो कर्ता है और बना रही है, जो बनाना एक क्रिया है, तो इसलिए हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चा सो रहा है, सोना कोई सा भी क्रिया का पद नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सो रहा है। बाकी यहाँ पर उपन्यास पढ़ता है, इसमें भी क्रिया है और करता भी है विक्रम, और रीता भी करता है और पत्र लिखना भी क्रिया है। तो यहाँ पर जो बच्चा सो रहा है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो जो मिश्रा वाक्य है उसमें तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और जो दूसरा होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। कौन होता है, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य, दोनों मिलकर क्या बनता है, मिश्र वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, वह कौन सा वाक्य है। यह जो है यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य फल पाओगे, यह मिश्र वाक्य है। ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स है कि परिश्रम करोगे तब अवश्य फल पाओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। यहाँ पर चुनना है सही कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर और हो जाएगा, यहाँ पर और लिख लीजिएगा। हमें अपनी सभ्यता और क्या संस्कृति पर गर्व है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आम का एक अर्थ होता है फल और दूसरा क्या होता है। तो आम का मतलब होता है सामान्य, जिसे बोलते हैं सामान्य, ये सब सामान्य घटना है, इसी आम का मतलब होता है, और दूसरा होता है फल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाचक उदाहरण जिसमें भाव होगा, तो माँ से चला नहीं जाता है, ये भाववाचक उदाहरण है। यहाँ पर भाव व्यक्त किया गया है कि माँ अब नहीं चल सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता कौन सा समास है। तो माता पिता रहे आसपास रहे, जहाँ पर भी संयोजक चिन्ह रहेगा वो द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन है, मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन करते हैं 17 और 18 जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो ये लिया गया है यह कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, और इसका जो राइटर है वो मन्नू भंडारी है। इसको याद कर लीजिएगा। यदि पूछेगा कि यह कहानी यह भी, या पूछेगा कि जो यह
पद्यांश दिया हुआ है गद्यांश, इसका लेखिका कौन है? तो मनु भंडारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसी भावना उत्पन्न हो गई थी? तो हीन की भावना उत्पन्न हो जाती थी जब उसका बड़ी बहन से तुलना किया जाता था लेखिका को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर फिर 19 और 20 जो क्वेश्चन रहेगा वो काव्यांश से दिया हुआ रहेगा। बादल गरजो, घेर घेर मोर, गगन आधार धरार धराधर ओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यह उत्साह से लिया गया है, और उत्साह का जो काव्यांश है उसकी रचना कौन किए हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो कविता में जो बादल बताया गया है वो पुरुष और क्रांति का प्रतीक बताया गया है बादल को। अगला क्वेश्चन है कि बालक अमीरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो जो बालक अमरुद्दीन रियाज थे, जो बाद में इसका नाम बिस्मिल्लाह खान हो गया, वो रियाज यानी कि प्रयास करने के लिए बालाजी मंदिर पर जाया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन सा था? तो जो बूढ़ा मरियल आदमी था वो कैप्टन चश्मे वाला था, जो चश्मा बेचता था वो बूढ़ा मरियल सा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत लगभग कितने वर्षों के थे? तो ये लगभग 60 वर्षों के थे, और उनका एक बेटा था जो सुस्त और बोदा सा था, जो बाद में क्या हो गया था, मर गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहानी लेखन के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? तो कहानी के लिए विचार होना चाहिए, किस बारे में कहानी लिख रहे हैं, पात्र होना चाहिए कि किस पर कहानी लिख रहे हैं, और कुछ घटना होना चाहिए कहानी लिखने के लिए। ये सभी होना चाहिए कहानी लिखने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्री राम ने किसके धनुष तोड़ दिया था? तो जो प्रभु श्री राम जी थे वो शिव जी के धनुष तोड़ दिए थे। तो धनुष तोड़ते ही क्या होता है, जो परशुराम होते हैं वो आ जाते हैं, और इसकी रचना तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोपियों ने करुई कक्कारी ककरी के समान किसे बताया है? तो करुई ककरी के समान बताया है योग संदेश को। जब उद्धव श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उन्हें करुई ककरी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो कवि के अनुसार छाया छूने से क्या होता है, दुख की प्राप्ति होता है। और कविता में जो छाया है वो बताया गया है अतीत को, यानी कि जो पिछली घटना होता है, अतीत का घटना, उसको हम लोग याद करने से क्या होता है, दुख की प्राप्ति होता है, यही बताया गया कविता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है कि यह दंतुरी मुस्कान कविता में कवि को कौन एकटक निहार रहा था? तो जो शिशु था वो कवि को क्या कर रहा था, एकटक के निहार रहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय कहाँ की रानी थी? तो जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी वो इंग्लैंड की महारानी थी, और इसका मृत्यु फिलहाल में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। और यह चैप्टर माता कांचन से लिया गया है, और भोलानाथ का नाम था तारकेश्वर नाथ। तो दोस्तों ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से हम लोगों का खंड ख शुरू हो जाता है। खंड ख में जो क्वेश्चन रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा 50 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो 20 मार्क्स रहेगा वो प्रैक्टिकल से रहेगा। तो जो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन करा दूंगा अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।